आज की कहानी है औकात से ज़्यादा। लड़कियों को काम करके पैसा कमाते देख निशा के अंदर भी कुछ करने का जोश उभरा। सिर्फ जोश ही नहीं, निशा के अंदर ऐसा आत्मविश्वास भी था कि वह दूसरों से बेहतर कर सकती थी। निशा कुछ करने को इसलिए भी बेचैन थी क्योंकि नौकरी करने वाली लड़कियों के हाथों में दिखलाई पड़ने वाले आकर्षक व महंगे टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन अक्सर उसके मन को ललचाते थे और उसकी ख्वाहिश थी कि वैसा ही मोबाइल फ़ोन जल्दी उसके हाथ में भी हो। निशा के सपने केवल टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन तक ही सीमित नहीं थे। टच स्क्रीन मोबाइल से आगे उसका सपना था फैशनेबल कीमती लिबास और चमचमाती स्कूटी। निशा की कल्पनाओं की उड़ान बहुत ऊंची थी, मगर उड़ने वाले पंख बहुत छोटे। अपने छोटे पंखों से बहुत ऊंची उड़ान भरने का सपना देखना ही निशा की सबसे बड़ी भूल थी। वह जिस उम्र में थी, उसमें अक्सर लड़कियां ऐसी भूल करती हैं। वास्तव में उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि सपनों की रंगीन दुनिया के पीछे की दुनिया कितनी बदसूरत व कठोर है। अपने सपनों की दुनिया को हासिल करने को निशा इतनी बेचैन और बेसब्र थी कि मम्मी पापा के समझाने के बावजूद 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने आगे पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला नहीं लिया। वह बोली, नौकरी करने के साथ साथ आगे की पढ़ाई भी हो सकती है। बहुत सारी लड़कियां आजकल ऐसा ही कर रही हैं। कमाई के साथ साथ पढ़ाई करने से पढ़ाई बोझ नहीं लगती। जब हमें तुम्हारी पढ़ाई बोझ नहीं लगती तो तुमको नौकरी करने की क्या जल्दी है? मम्मी ने निशा से कहा। बात सिर्फ नौकरी की ही नहीं मम्मी, दूसरी लड़कियों को काम करते और कमाते हुए देख कई बार मुझको कॉम्प्लेक्स महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की दौड़ में मैं उनसे बहुत पीछे रह गई हूँ। निशा ने कहा, देख निशा, मैं तेरी माँ हूँ। तुमको समझाना और अच्छे बुरे की पहचान कराना मेरा फर्ज है। दूसरों को देखकर कुछ करने की बेसब्री अच्छी नहीं। देखने में सब कुछ जितना अच्छा नजर आता है, जरूरी नहीं असलियत में भी सब कुछ वैसा ही हो। इसीलिए मेरी सलाह है कि नौकरी करने की जिद को छोड़कर तुम आगे की पढ़ाई करो। जमाना बदल गया है मम्मी, पढ़ाई में सालों बर्बाद करने से फायदा नहीं। बीए करने में मुझे जो 3 साल बर्बाद करने हैं, उससे अच्छा इन 3 सालों में कहीं जॉब करके मैं अपना करियर बनाऊं, निशा ने कहा। मम्मी के लाख समझाने के बाद भी निशा नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। उसके अंदर जबरदस्त जोश और आत्मविश्वास था। उसके पास ऊंची पढ़ाई के सर्टिफिकेट और डिग्रियां नहीं थी, लेकिन यह विश्वास अवश्य था कि अगर अवसर मिले तो वह बहुत कुछ करके दिखा सकती है। वैसे देखा जाए तो लड़कियों के लिए काम की कमी ही कहाँ। मॉल्स, मोबाइल और इंश्योरेंस कंपनियों, बड़ी बड़ी ज्वेलरी शॉप्स और कॉस्मेटिक स्टोर आदि पर ज़्यादातर लड़कियां ही तो काम करती नजर आती थी। ऐसी जगहों पर काम करने के लिए ऊंची क्वालिफिकेशन से अधिक अच्छी शक्ल सूरत की ज़रूरत थी, जो निशा के पास थी। सिर्फ अच्छी शक्ल सूरत कहना कम होगा, निशा तो एक खूबसूरत लड़की थी। उसमें वह जबरदस्त चुंबकीय खिंचाव था जो पुरुषों को विचलित करता है। कहने वाले इसे चुंबकीय खिंचाव को सेक्स अपील भी कहते हैं। निशा उत्साह और जोश से भरी नौकरी की तलाश में निकली अवश्य, मगर जगह जगह भटकने के बाद मायूस हो वापस लौटी। नौकरी का मिलना इतना आसान नहीं जितना लगता था। निशा 3 दिन नौकरी की तलाश में घर से निकली, मगर उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। इस पर मम्मी ने उसको फिर से समझाने की कोशिश की। मैं फिर कहती हूँ, यह नौकरी वोकरी की जिद छोड़ और आगे की पढ़ाई कर। निशा अपनी मम्मी की कहाँ सुनने वाली थी। उस पर नौकरी का भूत सवार था। वैसे भी बढ़े हुए कदमों को वापस खींचना अब निशा को अपनी हार ही लगता था। वह किसी भी कीमत पर अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। फिर एक दिन नौकरी की तलाश में निकली निशा घर आई तो उसके चेहरे पर अपनी कामयाबी की चमक थी। निशा को नौकरी मिल गई थी। नौकरी के मिलने की खुशखबरी निशा ने सबसे पहले अपनी मम्मी को सुनाई थी। निशा को नौकरी मिलने की खबर से मम्मी उतनी खुश नजर नहीं आई जितना कि निशा उन्हें देखना चाहती थी। मम्मी शायद इसीलिए एकदम से अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकी, क्योंकि एक माँ होने के नाते जवान बेटी की नौकरी को लेकर दूसरी तरह की कई चिंताएं थीं। इन चिंताओं को अपनी रंगीन कल्पनाओं में डूबी निशा नहीं समझ सकती थी। बेटी की नौकरी की खबर से खुश होने से पहले
मम्मी कई बातों को लेकर अपनी तसल्ली कर लेना चाहती थी। किस जगह पर नौकरी मिली है तुमको? मम्मी ने पूछा। शहर के एक बहुत बड़े शेयर ब्रोकर के दफ्तर में। वहाँ पहले भी बहुत सारी लड़कियाँ काम कर रही हैं। तनख्वाह कितनी होगी? शुरू में 20,000 रुपये, बाद में बढ़ जाएगी, इतराते हुए निशा ने कहा। नौकरी को लेकर मम्मी के ज़्यादा सवाल पूछना निशा को अच्छा नहीं लग रहा था। तनख्वाह के बारे में सुन मम्मी का माथा जैसे ठनक गया। उनको सब कुछ असामान्य लग रहा था। बेटी की योग्यता को देखते हुए 20,000 रुपये तनख्वाह उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा थी। एक माँ होने के नाते उनको इस सब में कुछ गलत ही गलत दिख रहा था। वे जानती थी कि मात्र 7-8 हज़ार रुपये की नौकरी पाने के लिए बहुत से पढ़े लिखे लोग इधर उधर धक्के खाते फिर रहे थे। ऐसे में अगर उनकी इतनी कम पढ़ी लिखी लड़की को इतनी आसानी से 20,000 रुपये माहवार की नौकरी मिल रही थी तो इसमें कुछ ठीक नज़र नहीं आता था। निशा की मम्मी ने दुनिया देखी थी, इसीलिए उनको मालूम था अगर कोई किसी को उसकी काबिलियत और औकात से ज़्यादा दे तो उसके पीछे कुछ मतलब होता है, और औरत जात के मामले में तो खासकर। लेकिन निशा की उम्र शायद अभी इस बात को समझने की नहीं थी। उजालों के पीछे की अंधेरी दुनिया के सच से वह अनजान थी। सोचने और विचार करने वाली बात यह थी कि मात्र दर्जा 12वीं तक पढ़ी हुई अनुभवहीन लड़की को शुरुआत में ही कोई इतनी मोटी तनख्वाह कैसे दे सकता था। मम्मी को हर बात में सब कुछ गलत और संदेहप्रद लग रहा था। इसीलिए उन्होंने निशा को उस नौकरी के लिए साफ साफ मना किया। नहीं, मुझको तुम्हारी ये नौकरी पसंद नहीं, इसलिए तुम वहाँ नहीं जाओगी। मम्मी की बात को सुनकर निशा जैसे हैरानी में पड़ गई और बोली, इसमें नापसंद वाली कौन सी बात है मम्मी? इतनी अच्छी सैलरी है। किसी प्राइवेट नौकरी में इतनी बड़ी सैलरी मिलना बहुत मुश्किल है। सैलरी इतनी बड़ी है, इस कारण ही तो मुझको यह नौकरी नापसंद है। मम्मी ने दो टूक लहजे में कहा। सैलरी इतनी बड़ी है इसीलिए तुमको यह नौकरी नापसंद है? हाँ, क्योंकि मैं नहीं मानती सही मायने में तुम इतनी बड़ी सैलरी पाने के काबिल हो। जो कोई भी तुमको इतनी सैलरी देने जा रहा है उसकी मंशा में ज़रूर कोई खोट होगी। मम्मी ने अपने मन की बात निशा से कह दी। मम्मी की बात को निशा ने सुना तो गुस्से से उत्तेजित हो उठी। आप पुरानी पीढ़ी के लोगों को न जाने क्यों हर अच्छी चीज़ में कुछ गलत ही नज़र आता है। वक्त बदल चुका है मम्मी। अब काबिलियत का पैमाना सर्टिफिकेटों का पुलिंदा नहीं बल्कि इंसान की पर्सनालिटी और काम करने की उसकी क्षमता है। मैं इस बात को नहीं मानती। मानना न मानना तुम्हारी मर्जी है मम्मी, मगर ऐसी बातों का ख्याल करके मैं इतनी अच्छी नौकरी को हाथ से जाने नहीं दे सकती। मैं बड़ी हो गई हूँ, इसलिए अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का मुझे हक है। निशा के तेवर बगावती थे। उसके बगावती तेवरों को देख मम्मी एकाएक जैसे ठिठक सी गई। एक माँ होने के नाते तुमको समझाना मेरा फर्ज था, मगर लगता है तुम मेरी बात मानने के मूड में नहीं हो। अब इस मामले में तुम्हारे पापा ही तुमसे कोई बात करेंगे। मैं पापा को मना लूंगी, निशा ने लापरवाही से कहा। मम्मी के विरोध को दरकिनार करके निशा ने जैसा कहा वैसा करके भी दिखलाया और नौकरी पर जाने के लिए पापा को मना लिया। लेकिन मम्मी निशा से नाराज़ ही रहीं। मम्मी की नाराज़गी की परवाह नहीं करके निशा नौकरी पर चली गई। एक नौकरी उसके कई सपनों को पूरा करने वाली थी, इसलिए वह रुकती तो कैसे रुकती। मगर उसको यह मालूम नहीं था कि कभी कभी अपने कुछ सपनों की अप्रत्याशित कीमत भी चुकानी पड़ती है। संजय शहर का एक नामी शेयर ब्रोकर था। पॉश इलाके में स्थित उसका एयर कंडीशन ऑफिस काफ़ी शानदार था और उसमें कई लड़कियां काम करती थी। शेयर ब्रोकर संजय की उम्र तकरीबन 20 वर्ष की थी। उसका सारा रहन सहन और जीवन शैली एकदम शाही थी। ऐसा क्यों नहीं होता? एक ब्रोकर के रूप में वह हर महीने लाखों की कमाई करता था। संजय के ऑफिस में एक नहीं कई कंप्यूटर थे जिनके जरिए वह दुनिया भर के शेयर बाजारों के बारे में पल पल की खबर रखता था। संजय के ऑफिस में केवल लड़कियां ही काम करती दिखती थी। पूरे मेकअप में एकदम अप टू डेट लड़कियां, खूबसूरत और जवान। किसी की भी उम्र 22-23 वर्ष से अधिक नहीं। ऑफिस में संजय ने अपने बैठने के लिए एक अलग कैबिन बना रखा था। कैबिन का दरवाज़ा काले शीशों वाला था।
किसी भी लड़की को अपने कैबिन में बुलाने के लिए वह इंटरकॉम का इस्तेमाल करता था। काफी ठाठ से रहने वाला संजय चॉन स्मोकर भी था। सिगरेट लगभग हर समय उसकी उंगलियों में ही दबी रहती थी। नौकरी के पहले दिन सिगरेट का कश खींच संजय ने गहरी नजरों से निशा को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, दिल लगाकर काम करना, इससे तरक्की जल्दी मिलेगी। यस सर, संजय की नजरों से खुद को थोड़ा असहज महसूस करती हुई निशा ने कहा। कल के मुकाबले में संजय की नजरें कुछ बदली बदली सी लगी निशा को। फिर उसे लगा कि यह उसका वहम भी हो सकता था। तनख्वाह के मुकाबले में ऑफिस में काम उतना ज़्यादा नहीं था। उस पर सुविधाएं कई थी। ऑफिस टाइम के बाद काम करना पड़े तो उसको ओवर टाइम मान उसके पैसे दिए जाते थे। किसी ना किसी लड़की का हफ्ते में ओवर टाइम लग ही जाता था। निशा नई थी, इसीलिए अभी उसे ओवर टाइम करने की नौबत नहीं आती थी। शायद इसीलिए अभी उसे ओवर टाइम के लिए नहीं कहा गया था, क्योंकि अभी वह काम को पूरी तरह से समझी नहीं थी। उसके बॉस संजय ने भी अभी उसे किसी काम से अपने कैबिन में नहीं बुलाया था। कैबिन के दरवाजे के शीशे काले होने की वजह से पता नहीं चलता था कि कैबिन में बुलाकर संजय किसी लड़की से क्या काम लेता था। कई बार तो कोई लड़की काफ़ी देर तक संजय के कैबिन में ही रहती। जब वह बाहर आती तो उसमें बहुत कुछ बदला बदला सा नजर आता, किंतु निशा समझ नहीं पाती कि वह बदलाव किस किस्म का था। एक महीने बड़े मज़े से जैसे पंख लगाकर बीत गया। एक महीने के बाद तनख्वाह की 20,000 रुपये की रकम निशा के हाथ में थमाई गई तो कुछ पल के लिए तो उसे यकीन ही नहीं आया कि इतने सारे पैसे उसी के हैं। पहली तनख्वाह को लेकर घर की तरफ जाते निशा के पांव जैसे ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। निशा की तनख्वाह के पैसों से घर का माहौल काफी बदल गया था। 20,000 रुपये की रकम कोई छोटी रकम नहीं थी। एक प्राइवेट फर्म में मुनीम के रूप में 20 वर्ष की नौकरी के बाद भी उसके पापा की तनख्वाह इस रकम से कुछ कम ही थी। निशा की पहली तनख्वाह से उसकी नौकरी का विरोध करने वाले पापा के तेवर काफी नरम पड़ गए। मम्मी पहले की तरह ही नाराज और नाखुश थी। निशा की तनख्वाह के पैसे देख उन्होंने बड़ी ठंडी प्रतिक्रिया दी। जैसे कि पहली तनख्वाह के मिलने पर निशा का एक टच स्क्रीन मोबाइल लेने की ख्वाहिश थी, उसने वह ख्वाहिश पूरी की। इसके बाद रोज़मर्रा के खर्च के लिए कुछ पैसे अपने पास रख निशा ने बाकी बचे पैसे मम्मी को देने चाहे, मगर मम्मी ने उन्हें लेने से साफ इनकार करते हुए कहा, घर का सारा खर्च तुम्हारे पापा चलाते हैं, इसीलिए ये पैसे उन्हीं को देना। लगता है तुम अभी भी खुश नहीं हो मम्मी, निशा ने कहा। एक माँ की अपनी जवान बेटी के लिए दूसरी कई चिंताएं होती हैं। वह पैसों को देख उन चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकती। मगर मेरी इन बातों का मतलब तुम अभी नहीं समझोगी। जब समझोगी तब तक बड़ी देर हो जाएगी। उस वक्त शायद मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगी। मम्मी की बातों को निशा ने सुना अवश्य, किंतु गंभीरता से नहीं लिया। पहली तनख्वाह के मिलने के बाद उत्साहित निशा के सपने जैसे आसमान को छूने लगे थे। सारी ख्वाहिशें भी मुट्ठी में बंद नजर आने लगी थीं। दूसरी तनख्वाह के पैसों से घर की हालत में साफ एक बदलाव आया। मम्मी पापा जिस पुराने पलंग पर सोते थे वह काफ़ी जर्जर था और कमज़ोर हो चुका था। पलंग मम्मी के दहेज में आया था और तब से लगातार इस्तेमाल हो रहा था। अब पलंग में जान नहीं रही थी। पापा लंबे समय से एक सिंगल बड़े साइज का बेड खरीदने की बात कह रहे थे, मगर पैसों की वजह से वे ऐसा कर नहीं सके थे। अब जब निशा की तनख्वाह के रूप में घर में एक्स्ट्रा आमदनी आई थी तो पापा ने नया बेड खरीदने में ज़रा भी देरी नहीं की थी। नए बेड के साथ ही पापा उस पर बिछाने के लिए चादरों का एक जोड़ा भी खरीद लाए थे। नए बेड और उस पर बिछी नई चादर से पापा और मम्मी के सोने वाले कमरे का जैसे नक्शा ही बदल गया था। पापा खुश थे, किंतु मम्मी के चेहरे पर आशंकाओं के बादल थे। वे चाहती हुई भी हालात के साथ समझौता नहीं कर पा रही थी। इधर निशा के सपनों का संसार और बड़ा हो रहा था। जो उसको मिल गया था वह उससे कहीं ज़्यादा हासिल करने की ख्वाहिश पाल रही थी। अपनी ख्वाहिशों के बीच में निशा को कई बार ऐसा लगता था कि उसकी भावी तरक्की का रास्ता उसके बॉस के कैबिन से होकर ही गुजरेगा। मगर ऑफिस में काम करने वाली दूसरी लड़कियों की तरह अभी बॉस ने उसे एक बार भी
अकेले किसी काम से अपने कैबिन में नहीं बुलाया था। हालांकि ऑफिस में काम करते हुए उसको 2 महीने से अधिक हो चुके थे। बॉस के द्वारा एक बार भी कैबिन में न बुलाए जाने के कारण निशा के अंदर एक तरह की हीन भावना जन्म लेने लगी थी। वह सोचती थी दूसरी लड़कियों में ऐसा क्या था जो उसमें नहीं था। जब उक्त सवाल निशा के जहन में उठा तो उसने ऑफिस में काम करने वाली दूसरी लड़कियों पर गौर करना शुरू किया। गौर करने पर निशा ने महसूस किया कि ऑफिस में काम करने वाली और बॉस के कैबिन में आने जाने वाली लड़कियां उससे कहीं अधिक बिंदास थीं। इतना ही नहीं, वे अपने रखरखाव और ड्रेस कोड में भी निशा से एकदम जुदा नजर आती थी। ऑफिस की दूसरी लड़कियों को देखकर लगता था कि वे अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने मेकअप और कपड़ों पर ही खर्च कर डालती थी और ब्यूटी पार्लरों में जाना उनके लिए रोज़ की बात थी। लड़कियां जिस तरह के कपड़े पहन ऑफिस में आती थी, वैसे कपड़े पहनने पर तो शायद मम्मी निशा को घर से बाहर भी नहीं निकलने देती। उन वस्त्रों में कटाव व उनकी पारदर्शिता में जिस्म का एक बड़ा हिस्सा साफ नजर आता था। कई बार तो निशा को ऐसा भी लगता था कि बॉस के कहने पर ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां ऑफिस से बाहर भी क्लाइंट के पास जाती थी। क्यों और किस मकसद से, यह अभी निशा को नहीं मालूम था, मगर तरक्की करने के लिए उसे खुद ही सब कुछ समझना था और उसके लिए खुद को तैयार भी करना था। वैसे बॉस के कैबिन में कुछ वक्त बिताकर बाहर आने वाली लड़कियों के अधरों की बिखरी हुई लिपस्टिक को देख निशा की समझ में कुछ कुछ तो आने ही लगा था। निशा को उसकी औकात और काबिलियत से अधिक मिलने पर भी मम्मी की आशंका सच भी हो सकती थी, किंतु भौतिक सुखों की बढ़ती चाहत में निशा इसका सामना करने को तैयार थी। आगे बढ़ने की चाह में निशा की सोच भी बदल रही थी। उसको लगता था कि कुछ हासिल करने के लिए थोड़ी कीमत चुकानी पड़े तो इसमें क्या बुराई है। शायद यही तो कामयाबी का शॉर्टकट था। बॉस के कैबिन से बुलावा आने के इंतजार में निशा ने खुद को ऑफिस में काम करने वाली दूसरी लड़कियों के रंग में अपने को ढालने के लिए पहले ब्यूटी पार्लर का रुख किया और इसके बाद वैसे ही कपड़े खरीदे जैसे दूसरी लड़कियां पहनकर ऑफिस में आती थी। पापा तो निशा के जाने से पहले ही काम पर निकल जाते थे, इसीलिए नए खरीदे कपड़े पहनकर ऑफिस जाती निशा का सामना उनसे नहीं हुआ। मगर मम्मी तो उसे देख भड़क गई। तू ये कपड़े पहनकर ऑफिस जाएगी, कुछ शर्मो हया भी है कि नहीं? क्यों, इन कपड़ों में कौन सी बुराई है? निशा ने तपाक से पूछा। सारे जिस्म की नुमाइश हो रही है और तुमको इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही? उतारो इन्हें और ढंग के दूसरे कपड़े पहनो। निशा की नौकरी को लेकर पहले ही मम्मी नाखुश थी। मेरे पास इतना वक्त नहीं मम्मी कि दोबारा कपड़े बदलूं। इस समय मैं काम पर जा रही हूँ, शाम को इस बारे में बात करेंगे। मम्मी के विरोध की अनदेखी करते निशा घर से बाहर निकल गई। उस दिन घर से ऑफिस को जाते निशा को लगा कि उसको पहले से ज़्यादा नज़रें घूर रही हैं। ऐसा ज़रूर कपड़ों में से दिखाई पड़ने वाले उसके गोरे मांसल जिस्म की वजह से था। शर्म आने के बजाय निशा को इसमें गर्व महसूस हुआ। उधर अपने बदले रंग रूप की वजह से निशा को ऑफिस में भी खुद के प्रति सब कुछ बदला बदला सा लगा। बिजलियां गिराती निशा के बदले रंग रूप को देख काम करने वाली दूसरी लड़कियों की आंखों में हैरानी के साथ साथ ईर्ष्या का भाव भी था। यह ईर्ष्या का भाव निशा को अच्छा लगा। यह ईर्ष्या भाव इस बात का प्रमाण था कि वह उनके लिए चुनौती बनने वाली थी। निशा के अपना रंग रूप बदलते ही निशा के लिए ऑफिस में भी एकाएक सब कुछ बदलने लगा। अपने कैबिन की तरफ जाते हुए संजय की नज़र निशा पर पड़ी और इसके बाद पहली बार उसको अकेले कैबिन में आने का इंटरकॉम पर हुक्म भी तत्काल ही आ गया। कैबिन में आने का ऑर्डर मिलते ही निशा के बदन में सनसनाहट सी फैल गई। उसको इसी घड़ी का तो इंतज़ार था। कैबिन में जाने से पहले निशा ने गर्वीले भाव से एक बार दूसरी लड़कियों को देखा। वह अपनी हीन भावना से उबर आई थी। अकेले कैबिन में एक लड़की होने के नाते उसके साथ क्या हो सकता था, उसकी कल्पना करके निशा मानसिक रूप से इसके लिए तैयार थी। दूसरे शब्दों में, कैबिन की तरफ जाते हुए निशा की सोच बॉस के सामने खुद को प्रस्तुत करने की थी। निशा को इस बात से भी कोई घबराहट नहीं थी कि अपने बॉस के कैबिन में से बाहर आते समय उसके होठों की लिपस्टिक का रंग फीका पड़ सकता था।
वह बिखरी हुई हालत में नजर आ सकती थी। निशा मान रही थी कि बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना हो तो उसके लिए किसी न किसी शक्ल में कोई कीमत तो अदा करनी ही पड़ेगी। जब संजय के कैबिन में दाखिल हुई तो उसकी आंखों में खुले रूप से संजय के सामने समर्पण का भाव था। संजय की एक शिकारी वाली नजर थी। निशा के समर्पण के भाव को देख वह अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया और बोला, तुम एक समझदार लड़की हो, इसीलिए जानती हो कि कामयाबी की सीढ़ी पर तेजी से कैसे चढ़ा जाता है। अपने बॉस और क्लाइंट को खुश रखो, यही तरक्की का पहला पार्ट है। मेरा इशारा तुम समझ रही हो? यस सर, निशा ने बेबाक लहजे से कहा। गुड, तुम वाकई समझदार हो। तुम्हारी इसी समझदारी को देखते हुए मैं इसी महीने से तुम्हारी सैलरी में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी कर रहा हूँ। निशा के गदराए जिस्म पर नजरें गड़ाते संजय ने कहा, थैंक यू सर। इस मेहरबानी के बदले मैं आपको कभी भी और किसी भी मामले में निराश नहीं करूंगी। उसी क्षण खुद को संजय के हवाले कर देने वाले अंदाज में निशा ने कहा। इस पर उसको अपने करीब आने का इशारा करते हुए संजय ने कहा, तुम आज के ज़माने की हकीकत को समझने वाली लड़की हो, इसीलिए तेज़ी से तरक्की करोगी। इसके बाद कुछ समय संजय के साथ कैबिन में बिताकर अपने होठों की बिखरी लिपस्टिक को रुमाल से साफ करती निशा बाहर निकली तो वह नए आत्मविश्वास से भरी हुई थी। औकात से अधिक मिलने को लेकर मम्मी जिस आशंका से इतने दिनों से आशंकित थी, उसमें से तो निशा गुजर भी गई थी। औकात कम होने पर तरक्की करने का यही तो सही रास्ता था। इसलिए संजय के कैबिन के अंदर जो भी हुआ था उसके लिए निशा को कोई मलाल नहीं था। सैलरी में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई तो बिना देरी किए निशा ने सवारी के लिए स्कूटी भी किस्तों पर ले ली। अपनी स्कूटी पर सवार होकर नौकरी पर जाते निशा का एक और बड़ा अरमान पूरा हो गया था। वह जैसे हवा में उड़ रही थी। इसके साथ ही निशा ने घर में यह ऐलान भी कर दिया कि अब से वह अपने काम से देरी से वापस आया करेगी। पापा कुछ नहीं बोले, किंतु मम्मी के माथे पर कई बल पड़ गए। पूछा, इस देरी से आने का मतलब? ओवर टाइम मम्मी, ओवर टाइम। मम्मी ने दुनिया देखी थी, इसलिए उन्होंने कहा, मुझको तुम्हारा देर से घर आना अच्छा नहीं लगेगा। तुमको तो मेरा नौकरी पर जाना भी कहाँ अच्छा लगा था मम्मी, मगर मैं नौकरी पर गई। अब भी वैसा ही होगा। एक बात और, तुमको मुझे मेरी औकात से ज़्यादा मिलने पर एतराज़ था, मगर मुझको 2 महीने में ही मिलने वाली तरक्की ने साबित कर दिया कि मेरी कोई औकात थी। बड़े अहंकार से कहे गए निशा के शब्दों पर मम्मी बोली, हाँ, मैं देख रही हूँ और समझ भी रही हूँ। सचमुच बाहर तेरी औकात बढ़ गई है, मगर मेरी नज़रों में तेरी औकात पहले से भी कम हो गई है। मम्मी के शब्दों की गहराई में जाने की निशा ने ज़रूरत नहीं समझी। इसके बाद घर देर से आना निशा के लिए रोज़ की बात हो गई। काफ़ी रात हुए घर आना अब निशा की मजबूरी थी। अपने बॉस के साथ साथ क्लाइंट को भी खुश करना पड़ता था। ऑफिस में निशा की अहमियत बढ़ रही थी, मगर घर में स्थिति दूसरी थी। मम्मी लगातार निशा से दूर हो रही थी, किंतु निशा की कमाई के लालच में पापा अब भी उसके करीब बने हुए थे। निशा के देर सवेर घर आने को वे अनदेखा कर जाते थे। दिन बीतते गए। एक दिन निशा को ऐसा लगा कि अपनी लालसाओं के पीछे भागते हुए वह इतनी दूर निकल आई थी जहां से वापसी मुश्किल थी। अपने फायदे के लिए संजय ने निशा का खूब इस्तेमाल किया था। इसके बदले में उसको मोटी सैलरी भी दी थी। निशा ने बहुत कुछ हासिल किया था, किंतु एक औरत के रूप में बहुत कुछ गंवाकर। कभी कभी यह चीज़ निशा को सालती भी थी। ऐसे में उसको मम्मी की कही हुई बातें भी याद आती। लेकिन जिस तड़क भड़क वाली जिंदगी जीने की निशा आदी हो चुकी थी, उसको छोड़ना भी निशा के लिए अब मुश्किल था। वापसी के रास्ते बंद थे। ऑफिस की दूसरी लड़कियों के सीने में जलन और ईर्ष्या जगाती निशा काफ़ी समय तक अपने बॉस संजय की खास और चहेती बनी रही और सैलरी में बढ़ोतरी करवाती रही। फिर एक दिन अचानक ही निशा के लिए सब कुछ नाटकीय अंदाज में बदला। एक खूबसूरत सी दिखने वाली लीना नाम की लड़की नौकरी हासिल करने के लिए संजय के कैबिन में दाखिल हुई और इसके बाद निशा के लिए कैबिन में से बुलावा आना कम होने लगा। लीना ने सब कुछ समझने में निशा की तरह 2 महीने का लंबा समय नहीं लिया था
और कुछ दिनों में ही संजय की खासम खास बन गई थी। लीना की संजय के कैबिन में एंट्री के बाद उपेक्षित निशा को अपनी स्थिति किसी इस्तेमाल की हुई सेकंड हैंड चीज़ जैसी लगने लगी थी, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वह अपनी सेकंड हैंड वाली सोच के साथ समझौता कर ले। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।